नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर गांव तक बिजली पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी मौसम व अन्य कारणों की वजह से समय समय पर चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन आप सभी कार्मिक प्रदेश के सभी स्थानों पर ऊर्जा निर्बाध रूप से पहुंचे, इसके लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से जहां एक और स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हजारों लोगों को रोजगार से जुड़ने का भी अवसर मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पहुंचने पर मुख्य सेवक सदन में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज आप सब लोगों ने जो हमारी सरकार द्वारा ऊर्जा निगम के कार्मिकों की विभिन्न समस्याएं जिनका समाधान हुआ है, उनका समाधान होने पर आप सब ने मेरा जो अभिनंदन किया है, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का मैं भी अभिनंदन करता हूं। मेरी तरफ से आप सबका अभिनंदन। परंतु यदि मैं हृदय से कहूं तो इस अभिनंदन का हकदार अकेला मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता इस अभिनंदन की हकदार है, क्योंकि उन्होंने ही हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपने कार्मिकों की भलाई के लिए काम कर सकें, उसके बारे में निर्णय ले सकें, सकारात्मक चीजों को आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, आज के इस आधुनिक युग में ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ऊर्जा नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे तारों में बहने वाली ऊर्जा हो या मनुष्य के जीवन में बहने वाली ऊर्जा हो। जैसे अभी यहां से ये बिजली चली जाए तो सब कुछ ठप हो जाएगा कि नहीं होगा? हमारे जो कैमरे से बनाने वाले हैं ये भी ठप हो जाएंगे, इनका भी ठप हो जाएगा। इंटरनेट है, कई बार मैं देखता हूँ, यहाँ तो नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, जब मैं गांव में होता हूँ तो बिजली चली जाती है तो वो इंटरनेट भी ठप हो जाता है, क्योंकि उससे वो जो ऊपर लगा रहता है ना, ट्रांसमीटर क्या होता है, नहीं वो छोटा वाला वो एंटीना जैसा, रिसीवर है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो बंद हो जाता है तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो जाता है और अनेक स्थानों पर फिर वाईफाई नहीं चलता है। तो क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना कि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, और मैं कहूँ कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल रात में एकदम से अचानक तूफान आ गया, कितनी जगह पर बरसात के समय में परेशानी हो जाती है, सिल्ट आ जाती है ऊर्जा हमारे जल विद्युत निगम में, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कहीं पावर ट्रिप हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण से ट्रांसमिशन की लाइनें ठप हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की चुनौतियों को हम सब लोग उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा निगम में आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण, चाहे वो भीषण गर्मी हो या कपकपाती हुई ठंड है,
या बारिश हो, बर्फबारी हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रदेश की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आप सब प्रयास करते हैं। ऐसे में चूंकि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि ये पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। जब हमने ये निर्णय लिए थे तो किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि सरकार ये बिजली विभाग के कार्मिकों पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। स्वाभाविक सा प्रश्न था। तो मैंने उनसे कहा हमारे तीनों निगमों के जो कार्मिक हैं, वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, कोई भी चुनौती हो, अपनी चिंता किए बिना उत्तराखंड को रोशन रखने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत का सम्मान है और उस पर उनके ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा ये निर्णय राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में जो हमारे काम करने वाले सभी लोग हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ उन्हें और ज्यादा तेजी से काम करने के लिए आप सब ऊर्जा प्रदान करते हैं। थोड़ी ऊर्जा आप सबको भी उसमें से मिलेगी और लगन और ईमानदारी से पूरा करने के लिए और आप सब प्रेरित होंगे। भाइयों बहनों, यूजेवीएनएल हमारे राज्य की ऊर्जा का स्रोत है जो नदियों की धारा से विकास की धारा बनाता है और एक पुल वो रीढ़ है जो इस ऊर्जा को सुदूर पर्वतीय गांवों के हर कोने कोने तक पहुंचाता है और यूपीसीएल विश्वास की वो डोर है जो हर घर, हर गांव, हर उद्योग को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। प्रदेश सरकार की ओर से वनाग्नि को लेकर उठाए गए कदमों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी आई है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि सरकार जन सहभागिता के साथ वनाग्नि की रोकथाम को लेकर कार्य कर रही है। इसकी वजह से मौजूदा वर्ष में पिछले वर्ष की सबसे कम वनाग्नि की घटनाएं सामने आई है। सरकार ने इस वर्ष ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर समिति को आर्थिक सहायता देने के साथ ही लोगों को ट्रेनिंग, वन विभाग में मानव संसाधन की बढ़ोतरी के साथ उन्हें उपकरण आदि मुहैया कराने से वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगली जानवरों से किसानों की खेती को हो रहे नुकसान पर कहा कि सरकार किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के हर संभव प्रयास में लगी हुई है। सरकार ने बंदरों के आतंक से लोगों को बचाने के लिए मिशन मंकी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत अब तक 1,40,000 से अधिक बंदरों का बांधियाकरण किया गया है, जिससे बंदरों की आबादी को रोका जा सके। इसके अलावा जंगली सूरों से बचाव को लेकर भी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा देने का फैसला लिया है। लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये क्योंकि जन सहभागिता के साथ हमने जब से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया, उसके परिणाम अच्छे निकले। और आप देखें कि 21-22 के मुकाबले 22-23, 23-24, 24-25 तीनों ही वर्षों में वनाग्नि काफी कम घटनाएं हुई और विगत वर्ष के मुकाबले अभी तक इस वर्ष में आधे से कम घटनाएं हुई है। तो पूरी तरह से हमारा डिपार्टमेंट जन सहभागिता के साथ हम और क्योंकि विगत वर्षों में हमने करीबन 1,500 के आसपास मैन पावर भी बढ़ाई है। इसके अलावा जो यथासंभव इक्विपमेंट्स देने का काम किया और सबसे बड़ी बात कि हर सेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करके इससे और जो ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें और उनको 30,000 रुपया इंसेंटिव दे करके उस कमेटी को, तो इससे और इसके अलावा जो अवार्ड हमने रखे हैं जनपद में, हर जनपद में 3 लोगों को आग बुझाने में जिनका सहयोग रहेगा 1,75,000 और 51,000 रुपए के 3 अवार्ड हर जिले के अंदर। और साथ ही कर्मचारियों को भी हर जिले में 1,75,000 और 51,000 जिन कर्मचारियों का भी इसमें
सहयोग रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे फायर मार्शल थे उनकी जीवन बीमा राशि को 10 लाख करने का काम, कि ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कम से कम ऐसा तो उस बेचारे के परिवार को जितना मिल जाए कि अपनी आजीविका चला सके। तो इन तमाम प्रयासों से और लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही है, और पहली बार हमने देखा था कि हम लोगों ने 2022 में पहली बार जनपद के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जो पहली बार जिलाधिकारी का रोल आग के प्रबंधन में रखा था, और जिससे कई करोड़ रुपए जिलाधिकारियों के आपदा प्रबंधन मद से भी हमें मिले। और इस बार हमने एक नया और प्रयास करते हुए पीसीसीएफ रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया था, और लगातार वो वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कामों की, और उनके अनुभव का फायदा भी और उनकी वरिष्ठता का फायदा भी। बंदरों की जहां तक बात है, आपने देखा कि 10 वर्ष पूर्व इस राज्य में मिशन मंकी प्रारंभ किया गया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि तकरीबन जो 1,40,000 के आसपास हमने अभी तक बंदरों का बंध्याकरण किया, उसमें विगत 3 वर्षों में ही 1 लाख के बंदरों का बंध्याकरण है। तो 7 वर्षों के मुकाबले 40,000 के मुकाबले 3 वर्षों में 1 लाख बंध्याकरण करना, और ये बहुत, इसको आप इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, धीरे, क्योंकि बंदरों की ब्रीडिंग बहुत फास्ट होती थी। अब बंध्याकरण के बाद कहीं ना कहीं आने वाले 8-10 सालों में आपको दिखेगा कि इनकी जनसंख्या बहुत घट जाएगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और जहां तक दूसरा एक और भी है कि बंदरों को अब वाइल्ड एनिमल की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो वो कई बार जो आदत बंदरों की पड़ी है कस्बों की, तो लोगों ने डाली है। आप देखते थे जब यहाँ से देहरादून से आप ऋषिकेश जाइए तो मणिमाई मंदिर के पास लोग गुड़ और इलायची दाना लेकर के बंदरों को खिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये, दूसरा कारण इसका ये भी हुआ कि किसानों की संख्या कम हुई। और जब जहां अभी आप जाइए जौनपुर ब्लॉक में देखिए, परोला मोरी तब देखिए, वहां सगरौता में देखिए, यहाँ बंदरों का प्रकोप बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर किसान अभी भी पूरी संख्या में। और जब देखिए, सबसे खतरनाक तो दो टांग का जानवर इंसान है। जब वो खेत में काम करता रहता है तो कहीं ना कहीं बंदरों को उसका डर रहता है। अब हालत ये हो गई कि अब खेत में काम करने वाली नहीं है। अगर गाँव की आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट अधिकारियों की टीम के साथ महिला अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। इस दौरान सांसद ने जैसे ही निर्माण में लगाई जा रही ईंट को देखा तो खराब गुणवत्ता और धांधली खुलकर सामने आ गई। दरअसल सांसद अजय भट्ट ने ईंट उठाकर आपस में टकराई तो ईंट टूट गई, जिससे सांसद खुद हैरान रह गए। यही नहीं, इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने दोबारा ईंट चेक की तो फिर दूसरी ईंट भी टूट गई। ये सब देख मौके पर मौजूद अधिकारियों की बोलती बंद हो गई और वो बंगले झांकते नजर आए। कुछ अधिकारी तो सांसद को ईंट गीली होने का हवाला देते रहे, लेकिन सांसद अजय भट्ट ने अधिकारियों के सामने ही बिल्डिंग में लगाई जा रही ईंट तोड़कर दिखा दी, जिससे साफ पता चलता है कि अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद सांसद अजय भट्ट ने इस मामले में जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो मार के देखिए जरा, एक मिनट मैडम, एक मिनट दोबारा देखिए सर, ये तो बोल जा रही, ये बोल जा रही है। ईंट खुद चेक करी? नहीं, मैंने ईंट इसलिए चेक करी कि कभी कभी डुप्लीकेट चीजें लगती हैं, तो ईंट मैंने उठाई, 2 टकराई तो टूट गई। तो उनका ये कहना है कि टेस्टेड ईंट है। तो मैंने जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे कहा है, भाई अगर ऐसा होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार और टेस्ट कराएं, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। अभी काम 16 करोड़ का होना बाकी है। वो पानी से भिगोई हुई है, शायद उसने भिगा रखी है कहीं लगाने को टेक्निकली, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन टूटी है तो मैंने कहा है कि इसको दोबारा आप टेस्ट करवा लें। अगर एक, बिल्कुल मैंने कहा है तो उसमें जांच होगी, है भी मेरे पास इंजीनियरिंग है, तो उसमें जांच जरूर होगी। अगर ईंट टूट रही है, क्यों टूट रही, टेस्टेड ईंट भी टूटती है या नहीं टूटती है, वो मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होने के कारण से बता नहीं सकूंगा। देख लेंगे, और जो इंजीनियर इसको कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको तुरंत दिखवा लेंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार अरबी मदरसों को लेकर बेहद गंभीर है। अरबी मदरसों के छात्र भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उन्हें भी दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी दिल्ली जाते समय मंगलौर के एक ढाबे पर रुके थे, जहां उनका अरबी मदरसों के उलेमाओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान मुफ्ती अमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जो अरबी मदरसे सभी औपचारिकताएं पूरी करते हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। आज तक कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया, अब वो क्या आरएसएस से डराते हैं? दिल्ली जा रहा था तो हमारे मदरसों से रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने मेरा एक सम्मान समारोह का रखा, तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया और सरकार के कामों को जो मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने भी उसकी सराहना की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी है, विकास पुरुष है। उनके नेतृत्व के अंदर सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रही है। अब जहां तक जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है जो वैध नहीं थे, अवैध पर कार्रवाई हुई, तो हमने ये कहा उन लोगों से कि अपने कागजात को, अपने नॉर्म्स को पूरा करिए, आपको कंसीडर करेंगे जब हमारे आपके नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे, आपको पूरा करेंगे। ये सरकार चाहती है कि जो मदरसों में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे हैं उन्हें भी अच्छी एजुकेशन मिले, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। सरकार के अच्छे कार्य हैं जिन्हें हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वो मुसलमानों को भी पहुंचा रहे हैं, तो वो मुसलमान इन बातों को समझ रहा है और अब जो है वो ये समझ गया है इन 75 साल के अंदर कि हमारा भला करने वाला कौन है और हमारा बुरा करने वाला कौन है। कांग्रेस ने अपने मीडिएटरों के जरिए से जो 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसमें मेन स्ट्रीम से उन्हें अलग किया, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें नहीं मिली, तो नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे सोचने समझने के लायक ही नहीं रहे और उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। हम क्योंकि उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं और मुसलमानों में अवेयरनेस ला रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों को भी जानिए। जिन मीडिएटरों ने मीडिएटिंग करके तुम्हारे वोटों की राजनीति की है और तुम्हें भाजपा और आरएसएस का डर दिखा करके जो खौफ पैदा किया है, हम उस खौफ को निकाल रहे हैं। इधर उधम सिंह नगर में गेहूं फसल की उत्पादकता जांच हेतु जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने रुद्रपुर का दौरा किया है। इस दौरान तहसील रुद्रपुर के राजस्व ग्राम जयनगर में जिलाधिकारी द्वारा काश्तकार के खेत में जाकर गेहूं की फसल की कटाई प्रयोग का निरीक्षण कर स्वयं गेहूं काटकर फसल कटाई कर शुभारंभ किया। बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत एवं फसल की उपज का अनुमान लगाने हेतु जिसमें 43.30 वर्ग मीटर त्रिभुजाकर प्लॉट में 25.200 किलोग्राम गेहूं उपज प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि फसल कटाई प्रयोग पूरे जनपद, प्रदेश, देश में सरकार द्वारा कराए जाते हैं। इस क्रॉप से मिलने वाले आंकड़ों से फसल बीमा खाद्य नीति निर्धारित की जाती है। क्रॉप कटिंग में उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, तहसीलदार दिनेश कुटेला, सहायक भूलेख अधिकारी मदन बिष्ट, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक राधे सिंह राणा और राजस्व उप निरीक्षक जगदीश दिगारी आदि उपस्थित थे। जनपद उधम सिंह नगर में मेरे द्वारा जयनगर ग्राम में क्रॉप कटिंग की एक्सरसाइज की गई है और इससे हम लोगों ने पूरा जो हमारा वीट कटिंग का पूरा एक्सरसाइज है वो पूरे को किक ऑफ कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि सारे जनपद स्तरीय अधिकारी वहाँ पे जाकर इसको फसल को स्वयं काटेंगे और इससे ये जो हमारा पूरा ग्राम भ्रमण भी हो जाता है, उसमें ये भी देख लिया जाता है कि फसल की क्या स्थिति है, क्या कोई नुकसान हो रहा है। इनसे किसान भाइयों से बात भी हो जाती है और जिन किसान से मेरी बात हुई ग्राम गोपाल सिंह जी द्वारा, उनके द्वारा भी बताया गया कि फसल काफ़ी इस बार अच्छी रही है और उनका गेहूं को बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रहा है। तो इससे मैं चाहूँगा कि सभी जनपद के जितने भी अधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर भ्रमण भी सुरक्षित अपना करेंगे और क्षेत्र की जनता की समस्याओं से। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में ट्रैवलर्स और होटल व्यवसायियों की चार धाम में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। ट्रैवल्स और होटल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री से मुलाकात करके सरकार तक अपनी बात रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रैवल्स और होटल व्यवसायियों ने चारधाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में स्लॉट फुल होने पर और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यात्रियों को चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिसे ये मांग ये करी है, एक्चुअली क्या है, सरकार इस समस्या को समझ नहीं पा रही है। वो बार बार यही कह रही है कि यात्री आएगा दर्शन कराएंगे, लेकिन अगर मैं अपने घर बैठा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि स्लॉट फुल है,
तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि मुझे वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ऐसे ही जैसे हम गाड़ी कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं, तो पहले रिजर्वेशन मिलता है तभी हम जा पाते हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम आपको रिजर्वेशन पहले नहीं देंगे, आपको काउंटर पे आकर टिकट लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ की श्योरिटी नहीं करता कि उसको आगे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो उस परिस्थिति में क्या प्रॉब्लम आती है, जो यात्री घर से चल के अपना पहले कमरे बुक करके जाता है, हेली टिकट बुक करके जाता है, वो उस कंडीशन में नहीं कर पाता जब तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। अब करंट में अगर रजिस्ट्रेशन करेगा तो ऊपर कमरे उसको अवेलेबल नहीं। तो इतनी समस्या में आज के ज़माने में मैंने समझता कि घर से कोई बिना बुकिंग करे अपने बच्चों के साथ यहाँ के जो पिछले साल धक्के खा कर गए हैं वो तो आ ही नहीं रहे। जिसको स्लॉट पे दिख रहा है कि स्लॉट फुल है वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। हमारे लगभग एक ट्रैवल एजेंट के 15-15, 20-20 पैकेज कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि स्लॉट पे रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। तो हमारी सरकार से प्रमुख मांग ये है कि जो ऑनलाइन है उसकी तो सीमा बिल्कुल ही खत्म नहीं करी जाए, उसमें हमेशा स्लॉट दिखता रहे जिससे यात्री अपना रजिस्ट्रेशन कर सके और आगे की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि पिछले साल तो ऐसा था कि लोग आए थे यात्रा करने, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था तो परेशान हुए थे। लेकिन इस साल तो यात्री आ ही नहीं रहा है, हमारे पास बुकिंग ही नहीं है और गवर्नमेंट का जो स्लॉट है वो फुल। तो ऐसी कंडीशन में यात्री कैसे आएगा, यात्री को हम कैसे श्योरिटी देंगे कि आप आओ और हम आपको यात्रा कराएंगे। इस विषय को लेकर हरिगिरी महाराज जी से मेरी बात चल रही थी पहले, तो कल इन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है हम आपकी समस्या को आगे मुख्यमंत्री पे या शासन स्तर पे इसको लेकर के जाएंगे। तो उसी चीज को लेकर के आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल था, पूरा जो हरिद्वार ट्रेवल्स एसोसिएशन है हमारा संयुक्त मोर्चा टैक्सी मैक्सी, हम सब लोग उनसे मिले और उनसे हम अपनी जो परेशानियां हैं हमने ये बताई। सबसे प्रमुख हमारी जो मांग रही उनसे, हमने उनसे ये कहा कि आप जो यात्रा में सीमित बाध्यता है, जो नंबर ऑफ पर्सन की जो बाध्यता है उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए, क्योंकि जब तक वो समाप्त नहीं होगी यात्रा प्रभावी रूप से नहीं चल पाएगी, ना वो सुगम होगी ना होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि संख्या की जो सीमितता है उसको समाप्त किया जाए। रजिस्ट्रेशन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यात्री किस धाम में कितना जाएगा ये सरकार निर्धारित नहीं करेगी। जितना यात्री आए उसको दर्शन मिले, यही हमने महाराज जी से निवेदन किया और उन्होंने हमारी बात को माना और हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री और सचिव से मिलेंगे और हमारी बात को आगे रखेंगे। उत्तराखंड का पहली बात है कि चमोली से पलायन रुके, पिथौरागढ़ से, झारसुगुड़ा से तमाम रुके, वहाँ रोजगार पहुंचे, वहाँ कारोबार और वहाँ पे पर्यटन रुके। और सरकार से जैसे रहा कि तमाम चिंतन है यानी सरकार की, उसमें कैसे क्या अधिक से अधिक मात्रा में विश्व से लोग। डोईवाला के घने जंगलों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर खूबसूरत वादियों में बसा लच्छीवाला का नेचर पार्क गर्मियों के मौसम में पर्यटकों को खूब लुभाता है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा आदि तमाम अन्य प्रदेशों के पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बात करें पिछले वर्ष की तो यहां करीब 2 लाख की संख्या में पर्यटक पहुंचे थे, जिससे वन विभाग को लगभग 2 करोड़ रुपए के राजस्व की अच्छी खासी इनकम हुई थी। लच्छीवाला नेचर पार्क एक बार फिर पर्यटकों को लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्क प्रशासन द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि प्रदेश में यात्रा सीजन की शुरुआत के साथ ही भारी संख्या में पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है। पर्यटकों में इजाफा हो रहा है। एक तो यहाँ पे नहाने की व्यवस्था इस बार सुचारू रूप से अच्छी कर दी गई है। हमारे जो कि 4 घाट प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं, जो कि नीचे भी फर्श पड़ा है उनमें और टाइल को बनाया गया ताकि पर्यटकों को नहाने में और आने जाने में सुविधा रहे। और पर्यटकों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर लच्छीवाला नेचर पार्क में आप आएँ और शांतिपूर्ण ढंग से अपना इस पार्क का आनंद लें और यहाँ पर कोई जैसे कि आपका नशीली वस्तु का सेवन करने इत्यादि ना आए। पिछले 2025 वित्त वर्ष में आपका 2 लाख पर्यटक समथिंग यहाँ पहुँचे हैं। चक्राता क्षेत्र में इन दोनों लोक पर्व बिस्सू बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। चक्राता के थाना टांडा में भी बिस्सू पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जौनसार बाबर की रहने वाली महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची और अपनी बोली भाषा में लोक गायन करते हुए लोक नृत्य भी किया। कई अन्य कार्यक्रम भी इस पर्व पर आयोजित किए गए। इन कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कहा कि इस पर्व का उन्हें पूरे साल बेसब्री के साथ इंतजार रहता है और वे बड़ी खुशी के साथ इस पर्व को मनाते हैं। ये जगह थाना टांडा है, यहाँ पे कई 100 सालों से यहाँ बिस्सू मेला लग रहा है। तो
ये ठाणा गांव और बनगांव दो, बनगांव एक पूरी खत है और ठाणा सिर्फ एक गांव है, तो उन दोनों मिलजुल कर वो दोनों यहाँ पे ये विश्व मेला मनाते हैं। और यहाँ हम लोग 3 दिन पहले से जो ये हमारा त्यौहार शुरू हुआ होता है, इसका समापन आज होता है। तो आज हम लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में हम लोग यहाँ पूरे हर्षोल्लास से आते हैं और पूरा दिन भर हम लोग नाच गाना, अपना झेंटा रासो, सारे पारंपरिक जो हमारे नृत्य हैं वो करते हैं और पूरे अपने जो नज़दीकी लोग हैं उनसे मिलते हैं, अपने रिश्तेदार आती है, हमारे रिश्तेदार आते हैं, सब लोग उनसे हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मिलते हैं। और ये 1 साल का पूरा इंतज़ार रहता है हमारा, तो 1 साल से हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेले में आके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें। और मैं बहुत सालों से साल का इंतजार रहता है हमको कि कब आएगी वो 16 मई में जब पूरी तैयारी करते हैं हम लोग। घर में भी पोताई पताई करते हैं, कपड़े बनाते हैं, जेवर बनाते हैं, फिर यहाँ पूरी तैयारी करके यहाँ नाच गाना होता है। पहले हारूल होती है, फिर झेंटा होता है, उसके बाद रासा होता है। हमारा पारंपरिक मेला है ये, बल्कि जब से महासुदेव देवी यहाँ पर आए तब से ही ये विश्व के मेले मनाए जाते हैं। और ये अपने हर खत के अलग अलग दिन में डिसाइड होता है मेला। जैसे हमारे बावर खत का जो मेला है 12 तारीख को होता है, तो शिवकुड़िया के पास भी 12 तारीख को ही होता है। अच्छा, कई लोग जो नीचे को हैं वो 13-14 को बनाते हैं। अच्छा, कई जगह अपने अलग अलग खतों के अलग अलग मेले होते हैं। जैसे देवते के पास भी विशु लाते हैं लोग, तो उनका एक डिसाइड होता है निश्चित दिन, भाई फलाने दिन को भी हमारा विशु होगा। तो ये पूरे महीने में चलते रहता है वैसे विशु का मेला। तो पूरे 1 महीने तक चलता है ये? पूरे 1 महीने तक चलता है ये। और बल्कि हिमाचल वगैरह में तो आगे मई तक चलते रहता है, अभी तो अप्रैल है, मई तक चलते रहता है। 12 अप्रैल से शुरू होता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।